यह सिर्फ एक मैच नहीं था, एक जंग थी जज्बात, हौसले और हिंदुस्तान के आन की। कहानी उस आग की है जो गौतम गंभीर की आंखों में जलती रही, एक ऐसा गुस्सा जिससे लाहौर की फिजा तक कांप उठी थी। यह कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की उन खामोश आंखों की जिनके भीतर एक शांत समंदर था और उसी समंदर से उठी ऐसी लहरें जिसने पाकिस्तानियों के सपनों की कश्ती को डुबो दिया। यह दास्तां है रैना के अथाह हिम्मत की, जडेजा के तूफानी चक्रवात की और हरभजन के उस आसमानी छक्के की जिसकी गूंज आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में गूंजती है। और ये नज्म है उस भारत की जिसने हार के मुहाने से लौटकर इतिहास के पन्नों पर अपने विजय की अमिट इबारत लिख दी थी। जून 2010 श्रीलंका के दाम्बुला और कैंडी के मैदानों में पूरे एशिया से क्रिकेट के प्रशंसकों का जमावड़ा हो चुका था। भारत महेंद्र सिंह धोनी के कुशल नेतृत्व में इस 2010 के एशिया कप के लिए तैयार खड़ा था। श्रीलंका कुमार संगकारा के नेतृत्व में अपने गढ़ में अडिग दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए आतुर थे। इस एशिया कप का अपना पहला मैच 16 जून 2010 को दाम्बुला के इस मैदान में भारत बांग्लादेश के साथ खेलता है। बांग्लादेश जो 2007 के विश्व कप में भारत को पराजित करके अपनी ताकत दिखा चुका था, 2007 की वह पराजय भारत के लिए एक काला अध्याय थी और हर भारतीय आज उस अपमान का बदला लेने के लिए दाम्बुला के इस मैदान में इकट्ठा हो चुका था। बांग्लादेशी भी एक बार फिर भारत को पराजित करने का ख्वाब लेकर दाम्बुला के इस मैदान में अपने चेहरे और अपने शरीर पर बिल्लियों जैसी कुछ चित्रकारी करके भारतीय शेरों को डराने की प्रबल इच्छा पालकर स्टैंड के कोने कोने से म्याऊं म्याऊं कर रहे थे। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने सिर्फ 34.5 ओवरों में संपूर्ण बांग्लादेशियों की टोली को सिर्फ 167 रनों पर समेट दिया और भारत ने सिर्फ 30.4 ओवर में यह लक्ष्य हासिल करके बांग्लादेशियों को 6 विकेट से पराजित करके संपूर्ण बांग्लादेशी बिल्लियों को म्याऊं म्याऊं करवा दिया। And India winning comfortably by 6 wickets, getting the bonus point, which means 5 points for India to start the Asia Cup. यह जीत भारत के लिए केवल 2 अंक नहीं थे, बल्कि 2007 के उस अपमान का हिसाब था जो आज भी हर भारतीय क्रिकेट फैंस के जेहन में जिंदा था। हालांकि 2007 विश्व कप में मिली उस हार और एशिया कप 2010 में मिली इस जीत की कोई तुलना तो नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि दर्द की दवा चाहे जिस भी दुकान से मिले वह आराम तो दे ही देती है। खैर, बांग्लादेशियों का चैप्टर क्लोज करने के ठीक 2 दिन बाद यानी 19 जून 2010 को दाम्बुला के रणगिरी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने थे। खैर, टॉस जीतकर जब शाहिद अफरीदी ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया तो यह सुनिश्चित हो गया कि पाकिस्तान आज आक्रामक बल्लेबाजी करके भारत को एक बड़ा लक्ष्य देने के लिए मैदान में उतरेगा। लेकिन इस मैच को लेकर पाकिस्तान पर भी कम दबाव नहीं था, क्योंकि इस एशिया कप 2010 का अपना पहला लीग मैच पाकिस्तान श्रीलंका से 16 रनों से पराजित हो चुका था। लिहाजा इस मैच में पाकिस्तान की हार का मतलब था इस एशिया कप 2010 से बाहर हो जाना। खैर, टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान की सलामी जोड़ी सलमान बट और इमरान फरहत ने पाकिस्तानी पारी का प्रारंभ किया और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जिसका सबको डर था। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। पहले 10 ओवरों में आशीष नेहरा और प्रवीण कुमार की गेंदें सलमान बट के बल्ले से मैदान के चारों ओर बिखर रही थी। इस महत्वपूर्ण और दबाव भरे मैच में पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट खोए 71 रन इकट्ठा कर लिए थे और पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों को इस तरह से बेखौफ खेलता हुआ देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें अब थमने लगी थी। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स ऐसा भी था जिसकी आंखें मैदान को स्कैन कर रही थी, मानो वो हर गेंद और हर बल्लेबाज की कमजोरी को पढ़ रहा हो, और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि अपने कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी थे। और धोनी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए 17वें ओवर के लिए गेंद भज्जी के हाथों में सौंप दी और भज्जी ने अपने इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर इमरान फरहत को फंसाया और वीरेंद्र सहवाग ने एक हाथ से एक शानदार कैच लपक कर भारत को पहली सफलता दिलवा दी।
लेकिन इस पहली सफलता का भारत ने अभी पूरी तरह से जश्न भी नहीं मनाया था कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए शोएब मलिक ने भी सलमान बट के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते पाकिस्तान का स्कोर 144 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान इस मैच में अब 300 का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज अब अपनी जड़ें जमा चुके थे और पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज्जाक और कामरान अकमल जैसे पिच हिटर का आना अभी बाकी था। लेकिन तभी जहीर खान ने 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर शोएब मलिक का स्टंप और गिल्लियां बिखेर कर भारत को दूसरी सफलता दिलवा दी। लेकिन भारत की राह अभी भी आसान नहीं थी, क्योंकि सलमान बट 74 रन बनाकर पाकिस्तान को एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहा था। लेकिन कैप्टन कूल ने सलमान बट के लिए अपना अगला दाव चला। धोनी ने 30वें ओवर के लिए गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में सौंपी, साथ ही फील्डिंग में भी बदलाव किया। मिड ऑन और मिड ऑफ को थोड़ा पीछे खिसकाया ताकि सलमान बट को सिंगल लेने के लिए ललचाया जा सके। धोनी की यह रणनीति रंग लाई और 30वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बिजली कौंधी, जिस बिजली का नाम था रविंद्र जडेजा। जब सलमान बट ने गेंद को मिड ऑन की तरफ ढकेला और तेजी से सिंगल लेने की कोशिश की और जड्डू ने अपने बाज जैसी नजरों और चीते जैसी फुर्ती से गेंद को उठाया और बुलेट की तरह स्टंप की तरफ फेंक दिया। सलमान बट, जो 74 रन बनाकर पाकिस्तान का पताका लेकर दौड़ रहा था, वह क्रीज से कुछ इंच बस पीछे रह गया था। स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय क्रिकेट फैंस जड्डू का नाम लेकर उछल पड़े, क्योंकि यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह इस मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस रनआउट ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की लय तोड़ दी थी। सलमान बट का विकेट गिरने के बाद कुछ देर के लिए पाकिस्तानी बल्लेबाजी दबाव में दिखाई देने लगी, लेकिन इसके बाद भी शाहिद अफरीदी के 32 और कामरान अकमल के 41 गेंदों पर शानदार 51 रनों की बदौलत पाकिस्तान ने 267 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर लिया। और भारतीय क्रिकेट फैंस को यह लक्ष्य अब थोड़ा मुश्किल लगने लगा था, और इस लक्ष्य के मुश्किल लगने की मुख्य वजह थी पाकिस्तान का गेंदबाजी लाइनअप। शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, अब्दुल रज्जाक और सईद अजमल जैसे गेंदबाजों से लैस यह टीम उस दौर में अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए मशहूर हुआ करती थी। साथ ही साथ डाम्बुला की धीमी फ्लडलाइट्स में चलने वाली तेज हवा भी उस दिन भारत के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। खैर, 268 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की तरफ से गौतम गंभीर और विस्फोटक वीरेंद्र की जोड़ी ने पारी का प्रारंभ किया। और आज भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वीरेंद्र सहवाग, जिनके नाम से गेंदबाजों के पसीने छूट जाया करते थे, वे वीरेंद्र सहवाग आज एक अजीब तरह के दबाव में दिखाई दे रहे थे। आमतौर पर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर विस्फोटक वीरेंद्र ने शुरुआती पावर प्ले में बेहद धीमी बल्लेबाजी की, और भारत की परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब 11वें ओवर में अब्दुल रज्जाक की एक शानदार गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, सहवाग के बल्ले का किनारा लिया और कामरान अकमल ने एक शानदार कैच लेकर सहवाग की इस पारी को समाप्त कर दिया। 32 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाकर भारत के विस्फोटक वीरेंद्र जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से पवेलियन वापस चले गए, और सहवाग की इस धीमी पारी ने शुरुआत में ही भारत को दबाव में ला दिया था। 18वें ओवर में विराट कोहली भी 27 गेंदों में सिर्फ 18 रन बनाकर सईद अजमल की गेंद पर बोल्ड हो गए। मुगलिया सल्तनत के एक गेंदबाज एक छोर से भारत के विकेट तो ले रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े भारत के गौतम बहुत ही गंभीरता के साथ अपने बल्ले से प्रहार करके इन पाकिस्तानी गेंदबाजों को उनकी औकात समझा रहे थे। पाकिस्तानी गेंदबाज भी गौतम का विकेट लेने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि इन पाकिस्तानी गेंदबाजों को पता था कि 2007 T20 विश्व कप के फाइनल में गौतम ने इन पाकिस्तानियों की पैंट और चड्डी दोनों उतार दी थी, और उस नंगेपन का जख्म इन पाकिस्तानियों के जेहन में आज भी जिंदा था। चाहे सईद अजमल की फिरकी हो या अख्तर की आंधी, गौतम सबका जवाब बहुत ही धैर्य के साथ दे रहे थे। खैर, विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों से अकेले जूझ रहे गौतम का साथ देने के लिए स्वयं वह शख्स मैदान में दिखाई दे रहा था जो विकेट के पीछे से या विकेट के आगे से कहीं से भी खेल को खत्म कर सकता था। खैर, गौतम और धोनी के बीच कुल 98 रनों की पार्टनरशिप हुई, और भारत की इस जोड़ी ने अपने बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तानियों को बैकफुट पर ढकेल दिया। यह दोनों बल्लेबाज पाकिस्तानियों के हाथों से यह मैच छीनकर अब भारत की तरफ लेकर निकल चुके थे, लेकिन तभी 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मैच को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया।
सईद अजमल की एक घूमती हुई गेंद गौतम के पैड से टकराकर अकमल के ग्लव्स तक पहुंची और कामरान अकमल ने एक इतनी जोरदार अपील की जैसे मानो उसकी जिंदगी दांव पर लगी हो। कामरान अकमल सहित शोएब मलिक, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और सईद अजमल सहित पूरा पाकिस्तानी खेमा अंपायर बिली बोडेन पर टूट पड़ा, लेकिन अंपायर बिली बोडेन ने इस अपील को ठुकराकर ड्रिंक्स ब्रेक का इशारा कर दिया और यहीं से यह मैदान जंग का अखाड़ा बन गया। अपील ठुकराए जाने के बाद अकमल का गुस्सा अब उसके चेहरे पर लावा बनकर उबल रहा था और कामरान अकमल ने भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए बदजुबानी प्रारंभ कर दी और गौतम ने कामरान अकमल से भी ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए 15 से 20 शब्द बुलेट की तरह अकमल के ऊपर दागते हुए अपना बल्ला लेकर अकमल की तरफ इस अंदाज में बढ़े कि पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। गौतम का यह रौद्र रूप देखकर अंपायरों ने बीच बचाव करके किसी तरह से गौतम को शांत करवाया। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किसी तरह से समझाकर गौतम को कामरान अकमल से दूर किया और गौतम की यह ऊर्जा देखकर स्टैंड में बैठे भारतीय क्रिकेट फैंस खड़े होकर गौतम गौतम के शोर से चिल्ला उठे। और इस घटना के बाद मैदान पर माहौल अब पूरी तरह से गर्म हो चुका था। खिलाड़ियों सहित सभी भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा अब खौल उठा था और इसी गुस्से का नतीजा रहा कि 36वें ओवर में गौतम ने अपना नियंत्रण खो दिया और सईद अजमल की गेंद पर अपना विकेट गंवा दिया। लेकिन जाने से पहले गौतम ने 83 रनों की एक शानदार पारी खेलकर भारत को जीत की राह तो दिखला ही दी थी। लेकिन गौतम के मैदान से बाहर जाते ही भारत की पारी लड़खड़ा गई। अपनी जीत की तरफ आसानी से बढ़ रही टीम इंडिया ने एक के बाद एक महेंद्र सिंह धोनी, जडेजा और रोहित शर्मा का विकेट गंवा दिया। सिर्फ 39 रन के अंदर भारत ने अपने 4 विकेट खो दिए। अब भारत का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 219 रन और अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 29 गेंदों में 49 रनों की जरूरत थी और बल्लेबाजी के नाम पर भारत के पास सिर्फ रैना मौजूद थे और रैना का साथ देने के लिए दूसरे छोर पर खड़े थे भज्जी। भारतीय खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ था और पाकिस्तानी इस मैच का नतीजा आने से पहले ही जैसे जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन रैना और भज्जी ने मिलकर अगली 7 गेंदों में 2 छक्के और 1 चौके सहित कुल 19 रन ठोककर इस मुकाबले में रोमांच पैदा कर दिया। रैना और भज्जी की सूझबूझ से 48 ओवर की समाप्ति तक भारत 252 रन बना चुका था और अब भारत को जीत के लिए 12 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी और अगला ओवर लेकर आए अख्तर नाम की इस आंधी की पहली ही गेंद पर रैना ने स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल करके गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर भेज दिया। लेकिन इसी ओवर में अख्तर ने फिर वापसी की और अगली 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए और इसी ओवर की आखिरी गेंद के बाद शोएब अख्तर ने भी कामरान अकमल की तरह भज्जी के साथ अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और भज्जी ने भी गौतम की तरह ही जवाब देकर शोएब अख्तर को उसकी औकात याद दिलवा दी। खैर, भारत को आखिरी 6 गेंदों में अब जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी और मोहम्मद आमिर के इस ओवर की पहली गेंद पर रैना ने सिंगल लिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अपने हाथ में लेने के लिए रैना दौड़े, लेकिन अकमल के अंडर आर्म थ्रो ने भारत की उम्मीदों पर प्रहार कर दिया और रैना का विकेट गिरते ही सभी पाकिस्तानी ऐसे उछले कि जैसे मैच ही जीत लिया हो। संपूर्ण भारत के सामने अपनी हार का दृश्य अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। रैना ने 27 गेंदों में 34 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, लेकिन भारत को जीत के लिए अगली 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत अभी भी बाकी रह गई थी। भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे मायूसी की चादरों से ढक चुके थे क्योंकि मोहम्मद आमिर की इन आग उगलती 4 गेंदों में 6 रन बना पाना भज्जी के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा था। लेकिन 5वीं गेंद पर भज्जी ने एक ऐसा प्रहार किया जिस प्रहार ने पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी। मोहम्मद आमिर ने एक लेंथ गेंद फेंकी और भज्जी ने अपने बल्ले को तलवार की तरह घुमाया। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराई और मिड विकेट के ऊपर से उड़ती हुई 6 रनों के लिए धड़ाम से स्टैंड में जा गिरी। भज्जी के इस प्रहार से संपूर्ण भारत उछल पड़ा। स्टेडियम में तिरंगा लहराने लगा। भारत माता की जय के नारे से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। भज्जी ने भी अपना हेलमेट उतारा, अपना बल्ला हवा में लहराया और थर्ड मैन की तरफ देखकर शेरों की तरह दहाड़ने लगे, जहां पर शोएब अख्तर मुंह लटकाए खड़ा था। पूरी टीम मैदान की तरफ दौड़ गई और भज्जी को गले लगा लिया और 24 जून 2010 को इस एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 81 रनों से पराजित करके 2010 के इस एशिया कप पर भारत का नाम चौड़े अक्षरों से लिखकर 2011 ओडीआई विश्व कप की नींव स्थापित कर दी थी।